Hello dear students, this is Nilesh Patil sir. I welcome you all in this session of the English Academy. बच्चों आज के सेशन में हम 10th CBSE की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से एक बहुत ही सुंदर पोएम पढ़ने वाले पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और ये पोएम लिखी है फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बट इससे पहले कि हम इस पोएम का मतलब समझे बच्चों हम बात करेंगे पोएट के बारे में। तो पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपने इनकी पोएम इससे पहले भी पढ़ी है 9th स्टैंडर्ड में, द रोड नॉट टेकन। ये पोएम आपने पढ़ी है, बहुत ही सुंदर पोएम थी। इनकी पोएम्स बहुत ही शॉर्ट होती है बट बहुत ही मीनिंगफुल होती है, वेरी इंसाइटफुल पोएम्स। बच्चों इस पोएम में जो पोएट है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, एक बहुत ही सिंपल थीम एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो भी नेचर इमेजरी का यूज करके। बट पहले हम पोएट के बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका नाम था। वो एक अमेरिकन पोएट थे और उनका जो वर्क है वो इनिशियली इट वाज पब्लिश्ड इन इंग्लैंड, बट देयर ही डिड नॉट गेट मच रिस्पॉन्स। तो वो वहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो गए। वहाँ पे उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली, बहुत फेम मिली। ही वॉज ऑनर्ड फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उन्हें 4 टाइम्स पुलित्जर अवार्ड भी मिला है, पुलित्जर प्राइज भी मिला है, जो कि लिटरेचर में एक प्रेस्टिजियस प्राइज होता है। तो उन्हें और एक टाइटल दिया गया, पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट। उन्हें क्या कहा गया? पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट। जैसे शेक्सपियर को भी एक टाइटल दिया गया था, जैसे बार्ड ऑफ एवॉन, वैसे इन्हें पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट ये टाइटल दिया गया। वर्मोंट वैसे यूएस का एक स्टेट है। डस्ट ऑफ स्नो ये जो पोएम है, इट इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है इन विच द पोएट नरेट्स अ सिंपल इंसिडेंट, यहाँ पे बहुत ही सिंपल इंसिडेंट जो डेली लाइफ में किसी के साथ भी हो सकता है वो डिस्क्राइब करते हैं। बट वो सिंपल इंसिडेंट्स जो है उसका सिग्निफिकेंस उनके उनके लिए बहुत बड़ा है, या हर किसी के लिए। हमारी लाइफ में हम जो भी चीज़ें करते हैं डे टू डे लाइफ में, बहुत बार हम ऐसे एक्सपीरियंसेस लेते हैं कि बहुत ही स्मॉल सिंपल इंसिडेंट्स होते हैं पर हमारी लाइफ पे उनका बहुत ज़्यादा असर होता है। सो द सेम वे हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट स्मॉल इंसिडेंट्स इन हिज लाइफ। सो यहाँ पे जो है इस पोएम में भी उनकी बाकी पोएम की तरह उन्होंने नेचर इमेजरी का यूज किया है टू कन्वे अ सिंपल थीम। इनकी पोएम्स समझने के लिए बहुत आसान होती है बट बहुत इंसाइटफुल होती है। तो देखते हैं, इस पोएम को पहले पढ़ेंगे हम और इसका मतलब भी समझेंगे सिंपल वर्ड्स में। बच्चों इस सेशन में मैं सिर्फ इस पोएम का मतलब बताने वाला हूँ और इसके बाद वाला एक सेशन रहेगा जिसमें मैं इस पोएम में जो सिंबॉलिज्म यूज किया है और इसकी जो समरी है उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। पोएट बताते हैं कि एक क्रो जो एक हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था। ओके, सो व्हाट डिड द क्रो डू? इट शुक डाउन ऑन मी, दैट इज द पोएट, द डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पे समझते हैं, देखिए क्रो एक बर्ड है, सभी लोग जानते हैं, आपने देखा होगा। सो पोएम्स में यूजुअली पोएट्स पिकॉक डिस्क्राइब करते हैं और कोई सुंदर बर्ड डिस्क्राइब करते हैं, पर यहाँ पे पोएट ने एक क्रो की इमेज को चुना है। ओके, तो एक क्रो जो किसी पेड़ पे बैठा, हेमलॉक ट्री वैसे एक पॉइजनस ट्री है। तो यहाँ से उसने क्या किया? इट शुक डाउन ऑन द पोएट द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो से पोएट का मतलब है स्नो पार्टिकल्स, या स्नो हम कह सकते हैं स्नो फ्लेक्स। सो उसने क्या किया? स्नो फ्लेक्स जो पोएट खड़ा था पेड़ के नीचे उस पर जाकर गिरे। पर इसका इंसिड मतलब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? लेट अस सी। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। पोएट कहते हैं कि ये जो सिंपल इंसिडेंस हुआ इससे क्या हुआ? इट हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब मेरा मूड चेंज हो गया। आई हैड हेल्ड द डे इन रिग्रेट, इट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। अब रूड का मतलब क्या होता है? रूड का मतलब होता है टू रिग्रेट, मतलब टू फील सॉरी, टू फील अपसेट, टू फील नर्वस अबाउट समथिंग। तो ऑन दैट पर्टिकुलर डे द पोएट वॉज नॉट इन अ गुड मूड, ही वॉज अपसेट, ही वॉज नर्वस अबाउट समथिंग। वैसे हम भी हमारे दिन भर में कोई भी चीज अगर हमारे मन के जैसे नहीं हुई तो हम अपसेट हो जाते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स, किसी ने कुछ कह दिया हमें, किसी ने हमारा इंसल्ट कर दिया, या हमें ऐसा कुछ लगा, हमारे जो भी प्लान्स थे सक्सेसफुल नहीं हुए, पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, तो हम अपसेट हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे द पोएट वॉज अपसेट, नर्वस। बट एक सिंपल इंसिडेंस हुआ। क्या हुआ? कि ही वॉज जस्ट पासिंग बाय, ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, अ हेमलॉक ट्री, और वहां पे एक क्रो आके बैठा। तो इससे क्या हुआ? वहां पे उस ट्री पे जो स्नो था, स्नोफ्लेक, स्नो पार्टिकल्स, वो पोएट पर आकर गिरी। तो इससे ये जो कूल सेंसेशन था, ओके,
इससे क्या हुआ, पोएट का मूड एकदम से चेंज हो गया। तो इसलिए पोएट कहते हैं कि इट हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ओके, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। मतलब मैंने उस दिन ऑन दैट पर्टिकुलर डे आई वाज नर्वस, पर इस स्मॉल इंसिडेंट से क्या हुआ, माय मूड कंप्लीटली चेंज्ड। तो इतना सिंपल ये पोएम है, बस 8 लाइन का पोएम है, और इसमें पोएट ने एक सिंपल थीम एक्सप्लेन किया है। पोएट कहता है कि जो छोटी छोटी चीजें होती है हमारी लाइफ में, उनका भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है, ओके। और एक चीज नोटेबल है इस पोएम में कि पोएट ने जो इमेजरी यूज की है, जैसे एक क्रो की इमेज यूज की है पोएट ने, ओके, ही बिल्ड्स अ पिक्चर इन द माइंड ऑफ रीडर विद द हेल्प ऑफ हिज वर्ड्स, ओके। और स्नो की इमेज यूज की है, हेमलॉक ट्री की इमेज यहाँ पे यूज की है। वैसे आपको बताऊं, क्रो एक ओमिनस बर्ड है, आपने भी कभी सुना होगा, ओके, नॉट पर्टिकुलरली अ वेरी गुड इमेज टू यूज। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, ओके, पर फिर भी पोएट ने यहाँ पे इन दोनों इमेजेस को यूज किया है। पोएट नेचर को एक सेक्युलर ट्रीटमेंट यहाँ पे देते हैं। मतलब पोएट ये नहीं कहते कि ये बुरे हैं या ये इमेजेस नेगेटिव है, नो। उनका जो नेगेटिव कनोटेशन है उससे हटके उन्होंने इस पोएम में क्रो को, हेमलॉक को प्रेजेंट किया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है इस पोएम के बारे में। बच्चों, आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पे कुछ पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में जो यूज किए हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले एलिट्रेशन इस पोएम में यूज हुआ है। बच्चों, आपको पता है एलिट्रेशन में क्या होता है? एलिट्रेशन में साउंड्स रिपीट होते हैं। तो आप ये जो लाइन है, ओके, सेकंड लाइन, द वे अ क्रो, मतलब सेकंड स्टैंजा से ये है, हैज गिवन माय हार्ट। तो यहाँ पे हैज एंड हार्ट, इसमें क्या हुआ है, लेटर एच जो है उसका साउंड रिपीट हुआ है, और वो भी क्विक सक्सेशन में रिपीट हुआ है, इसलिए ये है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। उसके बाद एक और लाइन है, एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, ऐसा वो लाइन है। तो सेव्ड सम पार्ट में भी लेटर एस का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है क्विक सक्सेशन में, इसलिए ये भी एक एलिट्रेशन है। उसके बाद देखिए, हैज गिवन माई हार्ट, आप कहोगे तो यहाँ पे सर ने डिस्कस किया है, पर ये रिपीट हुआ, क्यों रिपीट हुआ? क्योंकि इसमें और एक फिगर ऑफ स्पीच है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। पोएट कहते हैं कि मेरा मूड चेंज हो गया। यहाँ पे उन्होंने हार्ट पर्टिकुलरली यूज किया है। ये एक पार्ट है विच स्टैंड्स फॉर द होल, दैट इज द पोएट। किसका मूड चेंज हुआ? पोएट का मूड चेंज हुआ। क्या सिर्फ उनके हार्ट का मूड चेंज हुआ? ऐसे तो कभी होता नहीं है, राइट? तो यहाँ पे पोएट ने एक पार्ट यूज किया है कि जो उन्हें रिप्रेजेंट करता है, पोएट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब कोई पार्ट किसी बड़े मतलब कह सकते हैं कि होल थिंग को डिस्क्राइब करता है, तो हम उसे सिनेक्डकी कहते हैं। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये अनकॉमन नहीं है, पर इस पोएम में ये पर्टिकुलरली यूज किया गया है। बच्चों, इसके अपोजिट भी हो, लाइक इफ द होल रिप्रेजेंट्स अ पार्ट, वो भी सिनेक्डकी होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि द होल नेशन रोज इन रिवोल्ट। यहाँ पे नेशन रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ द नेशन, राइट? तो ये भी एक सिनेक्डकी का एग्जांपल है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया। उसके आगे देखते हैं, एक और फिगर ऑफ स्पीच है, ऑफ द डे आई हैड रूड। यहाँ पे देखिए, साउंड ऑफ लेटर डी रिपीट हुआ है, राइट? ये भी क्विक सक्सेशन में हुआ है, पर ये एलिट्रेशन के जैसे नहीं है। आप कहोगे कि सर एलिट्रेशन में और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे तो आपने कुछ तो अलग ही लिखा है, कॉन्सोनेंट्स लिखा है। क्यों? तो एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है। कौन सा है कॉन्सोनेंट साउंड? साउंड ऑफ लेटर डी, ओके। तो आप अगर इसको बार बार पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा, ऑफ द डे आई हैड रूड, ऑफ द डे आई हैड रूड। यहाँ पे द रिपीट हुआ है, पर क्योंकि ये एक इनिशियल साउंड नहीं है, जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हैज और हार्ट, हैज और हार्ट, इसमें ह इनिशियल साउंड है। यहाँ पे देखिए, सेव्ड सम पार्ट, इसमें भी स, ये एक इनिशियल साउंड है, सेव्ड और सम है। पर यहाँ पे देखिए, हैड, इसमें ये यूज होता है इन द एंड, रूड, इसमें ये यूज होता है इन द एंड, इसलिए ये कॉन्सोनेंस है। सो कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में बस थोड़ा ही फर्क है। यहाँ पे एलिट्रेशन में साउंड जो है वो इनिशियल होता है, और कॉन्सोनेंस में है वो या तो मिडल में हो सकता है या तो एंड में हो सकता है। सो बच्चों, ये है 4 प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ स्पीच इन दिस पोएम। अब बात करते हैं इसकी राइम स्कीम की। तो देखिए यहाँ पे, द वे अ क्रो, राइम स्कीम के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज द लास्ट वर्ड, ठीक है। तो हमें देखना है यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है क्या है, क्रो। अब सेकंड लाइन पढ़ेंगे, शुक डाउन ऑन मी। क्या क्रो मी के साथ राइम होता है? नहीं होता है। हमने क्रो को, मतलब जो फर्स्ट लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड है, इसके लिए हम सिंबल देते हैं ए, ओके। हम अल्फाबेट्स इसके लिए यूज करते हैं। सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है मी, वो क्रो के साथ राइम नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे उसे देंगे बी। थर्ड लाइन, द डस्ट ऑफ स्नो,
यहाँ पे आप देख सकते हो स्नो राइम्स विथ क्रो, तो हम इसके लिए एक सेम सिंबल देंगे, सेम अल्फाबेट मार्क करेंगे, वो है ए, क्योंकि ये दो वर्ड राइम हो रहे हैं। लास्ट लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन देखिए, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ट्री और मी ये दोनों राइम हो रहे हैं, तो हम ट्री को भी बी से डिनोट करेंगे। तो ऐसे हो गया इसका जो राइम स्कीम है, फर्स्ट स्टैंजा को हो गया ए बी ए बी, तो ये हो गया राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा, हैज गिवन माय हार्ट, उसके लिए हम अगेन वी विल राइट ए, मूड इसके लिए हम डिनोट करेंगे बी, पार्ट, अब हार्ट से ये राइम हो रहा है तो इसके लिए हम सेम अल्फाबेट डिनोट करेंगे, दैट इज ए, रूड ये राइम होता है मूड के साथ, आप देख सकते हो, आप पढ़ के देख सकते हो, तो मूड और रूड राइम हो रहा है तो इसके लिए हम सेम अल्फाबेट से इसे मार्क करेंगे, दैट इज बी। तो इस स्टैंजा का, सेकंड स्टैंजा का भी राइम स्कीम हो गया ए बी ए बी, सिंपल। बच्चों कई बार आप देखते हैं कि हमें सजेस्ट किया जाता है कि आपको अलग, अगर अलग स्टैंजा है तो आप क्या करोगे, इसके लिए नेक्स्ट अल्फाबेट लेंगे, जैसे ए बी के बाद आता है सी, सी डी सी डी, ऐसा राइम स्कीम भी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, पर वो इतना हम कह सकते हैं करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब स्टैंजा चेंज होता है तो हमें उस स्टैंजा का राइम स्कीम अलग से मार्क करना होता है। तो बच्चों आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गया है। अगले सेशन में हम बात करने वाले इस पोएम में जो सिंबलिज्म यूज किया है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हमने इंटेंशनली उसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमें एक चीज पे एक समय पे फोकस करना चाहिए, हम उसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम सिंबलिज्म पढ़ेंगे इस पोएम का, और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे उसकी समरी, ओके, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। समरी अगर आपने ठीक से लिख ली, ठीक से पढ़ ली, तो इस पोएम का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों। ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, ओके, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और कंटेंट इसके साथ मिलता रहे। थैंक यू।